इस लेक्चर में हम स्टेशनरी स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेपरेबल सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने स्टडी किया था। हमारे पास ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है और हमने इसको सॉल्व किया था, यानी वेरिएबल्स को सेपरेट किया था बाय सपोजिंग कि हमारा जो ये वेव फंक्शंस कैपिटल साई है ये x और t का फंक्शन है। तो इसको हमने दो सेपरेट फंक्शन यानी स्पेस फंक्शन साई ऑफ x और टाइम फंक्शन फाई ऑफ t के प्रोडक्ट के तौर पर कंसीडर किया और उससे फिर हमने वेव फंक्शन का एक सोल्यूशन निकाला। हमने कहा कि हमारा जो वेव फंक्शन कैपिटल साई एक्स टी है ये बराबर है स्मॉल साई ऑफ एक्स इंटू एक्सपोनेंट माइनस आयोटा ई ओवर एच बार इंटू टी। अब श्रोडिंगर इक्वेशन के तो बहुत सारे सोल्यूशन हैं, तो अब ये जो सेपरेबल सॉल्यूशन है जो हमने ये वाला वेव फंक्शन दो फंक्शन के इक्वल सपोज करके हासिल किया है, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। तो ये जो सेपरेबल सॉल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का, इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि ये हमें स्टेशनरी स्टेट्स के बारे में बताता है। अब सवाल जहन में ये आता है कि ये स्टेशनरी स्टेट्स हैं क्या। स्टेशनरी स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जो वक्त के साथ बदलती नहीं हैं, यानी उनकी वो सेम वैसी ही स्टेट रहती हैं, वक्त गुज़रता रहता है और वो स्टेट्स वैसी ही रहती हैं। अब हम कैसे हमें पता चलेगा कि कोई स्टेट जो है वो स्टेशनरी स्टेट है या नहीं है। तो हम इसके लिए सबसे पहले उस स्टेट की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को चेक करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर वो टाइम पर डिपेंड करेगी तो इट मीन्स के वो स्टेशनरी स्टेट नहीं है। अगर वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी टाइम पार्ट के ऊपर तो इट मीन्स के वो स्टेशनरी स्टेट है। सेकंड है, हम उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को देखेंगे। अगेन एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ जो होंगी वो भी टाइम पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। अगर वो करेंगे तो इट मीन्स कि वो स्टेशनरी स्टेट नहीं है। तीसरा है, हम उनकी एनर्जी के बारे में पता करेंगे, वेदर दे हैव डेफिनेट एनर्जी और नॉट, कि एनर्जी जो होगी वो डेफिनेट होगी या नहीं होगी। तो अगर हम ये तीन चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट कर लें तो हमें पता चलेगा कि जो स्टेट्स हैं वो स्टेशनरी हैं या नहीं हैं। तो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को देखते हैं। हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है हमारा कैपिटल साई एक्स ऑफ टी, इसका मॉडुलस स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन अगर हम ले लें तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। अब और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स या स्टार कह लें मल्टीप्लाइड बाय साई कैपिटल साई एक्स ऑफ टी होता है। अब जो साई एक्स ऑफ टी है कैपिटल साई एक्स ऑफ टी, इसको हमने सपोज किया था सेपरेबल सॉल्यूशन में, ये स्मॉल साई ऑफ एक्स और फाई ऑफ इसका फाई ऑफ टी के बराबर है। फिर उसका सॉल्यूशन जो आया था वो हमारे पास आया था ई की पावर माइनस एयोटा ई ओवर एच बार इंटू टी। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आया था। तो ये वैल्यू अगर हम पुट करें
जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे कैपिटल साई ऑफ एक्स टी का, जब आप कॉन्जुगेट लेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये साई स्टार ऑफ एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू ये एयोटा माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, एयोटा ई बाई एच बार इंटू टी। अब अगर आप वैल्यूज़ पुट करें ये साइज कैपिटल साई एक्स टी स्टार की, तो वो ये है, और साई एक्स टी की वैल्यू हमारे पास ये है। तो अब देखें इसमें हमारे पास ये e की पावर अयोटा कैपिटल E मल्टीप्लाइड बाय टी ओवर एच है, पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, पावर्स ऐड होंगी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, कैपिटल साई एक्स टी मॉडुलस स्क्वायर जो है वो बराबर होगा साई ऑफ एक्स स्टार इंटू साई ऑफ एक्स, और ये तो साई ऑफ एक्स मॉडुलस स्क्वायर है। अब साई ऑफ एक्स जो है स्मॉल साई ऑफ एक्स मॉडुलस स्क्वायर, ये इसमें आपके पास टाइम पार्ट नहीं है क्योंकि टाइम पार्ट था ये वाला जो कि कैंसिल आउट हो चुका है। अब ये चीज़ हमें बताती है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये वक्त के साथ इवॉल्व नहीं होती है। तो इट मीन्स कि जो वेव फंक्शन है वो इटसेल्फ तो डिपेंड कर रहा है, यानी ये हमारे पास कैपिटल साई एक्स ऑफ टी, ये जो वेव फंक्शन है ये इटसेल्फ तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जब हमने इसी वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट की है तो वो हमारे पास ये आई है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट है हम उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को देखते हैं। अब जो स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं ना उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। अब हम देखते हैं कि क्या क्यों नहीं करती है। अब हम कोई भी एक ऑपरेटर लेते हैं, हमारे पास कोई भी फिजिकल डायनामिक वेरिएबल है q x ऑफ p, इसकी हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो इंटीग्रल साई एक्स ऑफ टी स्टार q ऑपरेटर साई एक्स ऑफ टी डी एक्स, और ये किसकी आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी, इस ऑपरेटर q की। ठीक है, अब आप साई एक्स ऑफ टी स्टार की वैल्यू पुट करें, अगेन आपके पास कैपिटल साई एक्स ऑफ टी जो था वो किसके बराबर था, स्मॉल साई ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एओटा ई टी बाय एच बार। ये वैल्यू आपने पुट की। जब आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो वो अगेन आपके पास साई ऑफ एक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और ई की पावर प्लस हो जाएगी एओटा कैपिटल ई टी बाय एच बार। ये आपने वैल्यूज पुट की। तो अब देखें ये टाइम पार्ट है। अब ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये हमारे पास इसमें x और p का ये फंक्शन है और इसमें यानी टाइम दोनों में नहीं है, ऑपरेटर में भी नहीं है। तो इस t को आप इस एक्सपोनेंशियल वाला सेकंड जो टर्म है आप इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इस ऑपरेटर के अंदर टाइम पार्ट है ही नहीं, तो ये इसकी रिस्पेक्ट से दोनों टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट होंगी। तो एक प्लस की टर्म है एक माइनस की है, तो पावर जब ऐड होंगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और वो 1 के इक्वल आएगा। तो आपके पास रह जाएगा साई स्मॉल साई एक्स स्टार क्यू ऑपरेटर स्मॉल साई एक्स। ठीक है, अब आप अगेन देखें कि उसका जो टाइम पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है और पीछे कौन सा रह गया है, जस्ट उसका स्पेस पार्ट रह गया है। तो अगर हम इसको देखें तो स्पेस पार्ट को देखें तो हमारे पास ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, अब इसमें चूंकि टाइम पार्ट नहीं है तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी।
और ये कांस्टेंट इन टाइम होगी, यानी वो वक्त के साथ चेंज नहीं होगी। अब Q जो है, अगर जो भी हमारे पास ऑपरेटर होगा, अगर इफ Q हैज़ नो टाइम डेरिवेटिव, यानी उसमें आपका कोई टाइम डेरिवेटिव नहीं होगा, यानी आपके पास जो ऑपरेटर है वो एक ऐसा ऑपरेटर है कि उसमें कोई टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, तो आपने देखा कि आपका जो टाइम पार्ट है वो वैनिश हो चुका है। और मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स जो होते हैं मुख्तलिफ फिजिकल पैरामीटर्स के, उसके अंदर टाइम पार्शियल डेरिवेटिव नहीं इन्वॉल्व होता। मसलन अगर आप पोजीशन ऑपरेटर लें तो वो जस्ट x के इक्वल है आपके। अगर आप मोमेंटम ऑपरेटर लें तो वो पार्शियल ओवर पार्शियल x की टर्म में होता है, वो टाइम डेरिवेटिव की टर्म में नहीं होता। इसी तरह अगर आप एनर्जी ऑपरेटर है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर T लें तो वो पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर होता है, ये भी अगेन टाइम डेरिवेटिव की टर्म में नहीं है। टोटल एनर्जी ऑपरेटर अगर आप ले लें, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ले लें, तो वो भी टाइम डेरिवेटिव की टर्म में नहीं होता है, बल्कि वो स्पेस डेरिवेटिव यानी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इसकी टर्म में आपके पास आता है। तो हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स होते हैं उसमें ये वो टाइम डेरिवेटिव नहीं इन्वॉल्व होता, तो इस वजह से तो जो आपके ज़्यादातर ऑपरेटर्स हैं वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ होती हैं वो कांस्टेंट इन टाइम होती हैं। अब जो तीसरा चीज़ थी जिसको हमने चेक करना था कि ये स्टेशनरी स्टेट हैं, और वो ये है कि जो स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी है वो डेफिनेट एनर्जी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं दीज आर स्टेट्स ऑफ डेफिनेट टोटल एनर्जी। चलें, टोटल एनर्जी क्या होती है हमारे पास? टोटल एनर्जी हमारे पास हैमिल्टोनियन होती है, तो ये हैमिल्टोनियन लिखा हुआ है हमारे पास, जो कि बराबर है पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी ऑफ एक्स के। इसी तरह अगर मैंने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर देखना है तो वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बराबर है माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स। अब अगेन देखें कि इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में भी पार्शियल टाइम डेरिवेटिव जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो इस वजह से ये जो आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, अगर आप इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो वो कांस्टेंट इन टाइम आएगी, वो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं करेगी। चलें, अब हमें पता है कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो ये होती है, यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई होता है स्पेस पार्ट के ऊपर सेपरेबल सॉल्यूशन में, और ये बराबर होता है ई ओवर साई स्मॉल साई ऑफ एक्स के। चलें, अब हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो और वो जो चूँकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो हमें टोटल एनर्जी के बारे में बताता है, तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें एनर्जी की, टोटल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू देगा। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बराबर है इंटीग्रल साई ऑफ एक्स स्टार। ठीक है, अब हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ले रहे हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई ऑफ एक्स। अब आपको पता है जब एच साई ऑफ एक्स जो है वो तो ई साई एक्स के बराबर है, तो ये आपके पास ई साई एक्स आ गया। आप एच साई एक्स, एच हैट साई एक्स की जगह लिख सकते हैं ई साई एक्स। अब ई इज़ अ कांस्टेंट। जब आपने वेरिएबल सेपरेशन वाला मेथड देखा था तो उसमें आपने कहा था ई इज़ ए कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ई कांस्टेंट है तो आप इसे इंटीग्रल से बाहर ले जाएंगे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो ये ई इंटीग्रल से बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? साई ऑफ स्मॉल साई एक्स इंटू साई ऑफ एक्स डी एक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मैं लिख सकता हूँ साई ऑफ एक्स मॉडुलस स्क्वायर। आपको पता है इंटीग्रल साई ऑफ एक्स मॉडुलस स्क्वायर डी एक्स जो होता है ये आपके पास 1 के इक्वल होता है, यानी इंटीग्रल साई ऑफ
एक्स, ये मॉडुलस स्क्वायर डी एक्स जो होता है ये 1 के इक्वल होता है आपके पास। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन आपने अप्लाई की, क्योंकि ये जो आपका वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज है तो ये चीज़ आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपके पास क्या आई, ई के इक्वल आई। और अगर आप इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर ले लें तो वो आपके पास ई स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हमने स्क्वायर क्यों लिए है ये अभी आपको वाजे हो जाता है कि इसकी वजह क्या है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो आपका फार्मूला है कि स्मॉल साई एक्स स्टैरिक, अब यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का स्क्वायर है तो एच स्क्वायर आ जाएगा साई ऑफ एक्स डी एक्स। अब दो ऑपरेटर का जो स्क्वायर होता है एच स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ एच ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाय एच ऑपरेटर, यानी कि मैं इसको दो ऑपरेटर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और अगर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो पहले इनमें से एक ऑपरेटर अप्लाई होगा इस साई ऑफ एक्स के ऊपर, तो उसे मैंने लिख दिया एच ऑपरेटर साई ऑफ एक्स, और दूसरा जो है वो बाहर है और मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया। अब देखें, जब हमें ये पता है, अभी हमने देखा था टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के एच ऑपरेटर साई ऑफ एक्स के ऊपर जब अप्लाई होता है तो ये ई साई ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एच साई ऑफ एक्स की जगह मैंने ई साई ऑफ एक्स उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो वो मेरे पास ए साई ऑफ एक्स की जगह ई साई ऑफ एक्स आ गया। अब अगेन ये जो ई साई ऑफ एक्स है इसमें ई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जो है वो बाहर चला गया इंटीग्रल से। साई ऑफ एक्स स्टेरिक ए, अब ये वाला जो ऑपरेटर है ये एज इट इज़ आ गया और ये साई ऑफ एक्स आपका रहेगा। अब ये साई ऑफ एच ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब अब इस साई ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई होगा तो ये अगेन दोबारा इसके तहत हमारे पास ई साई ऑफ एक्स देगा। ये ई अगेन कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, तो आपके पास साई ऑफ एक्स स्टेरिक इंटू साई ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल साई ऑफ एक्स स्टेरिक साई ऑफ एक्स डी एक्स रह जाएगा। और इसको आप साई ऑफ एक्स स्टेरिक साई ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं साई ऑफ एक्स स्क्वायर मॉडुलस और इंटीग्रल डी एक्स। और ये चीज़ आपके पास वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज हो तो 1 होती है। ठीक है, यानी साई ऑफ एक्स इंटीग्रल स्क्वायर डी एक्स जो है वो आपके पास 1 आता है। तो ये चीज़ 1 हो गई, तो आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है, अब जब ये वाला ई बाहर जाएगा तो वो इस ई से मल्टीप्लाई होगा जो पहले वहाँ पर मौजूद है, और ये आपके पास ई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास ई स्क्वायर है, ये चीज़ 1 होगी, तो एच स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी ई स्क्वायर के बराबर आई। अब अगर हमने जो अनसर्टेनिटी चेक करनी है अपनी किसके अंदर, टोटल एनर्जी यानी हैमिल्टोनियन के अंदर, तो सिग्मा एच स्क्वायर बराबर है आपके पास एच स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एच की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, दोनों ई स्क्वायर के बराबर हैं। आप पुट करेंगे ई स्क्वायर, यहाँ से आपके पास आएगा यहाँ पे, तो ये ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर में से ई स्क्वायर गया तो 0 के इक्वल, तो इट मीन्स सिग्मा एच जो है वो आपका 0 के इक्वल है। अब अगर सिग्मा एच 0 के इक्वल है तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट द स्टेट्स हैव डेफिनेट टोटल एनर्जी एंड नो अनसर्टेनिटी इन, यानी अनसर्टेनिटी अगर 0 के इक्वल आई है तो इट मीन्स कि एनर्जी में किसी किस्म की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, और उसकी वैल्यू जो भी है वो डेफिनेट वैल्यू है। तो यहाँ पर ई हमें क्या बता रहा है, ये जो ई है ये डेफिनेट एनर्जी वैल्यू है। चलिए अब ज़रा हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा ई यानी अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इनटू
डेल्टा टी यानी अनसर्टेनिटी इन टाइम, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच बार ओवर 2 होता है। अब अगर आपका ये डेल्टा ई 0 हो गया है तो ये जो आपका डेल्टा टी है ये इन्फिनिट हो जाएगा। अब ये डेल्टा टी का इन्फिनिट होने से मतलब क्या है, इसका एग्जैक्टली व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन? इसका मतलब है, ये हमें बताता है असल में कि कोई भी स्टेट कितनी देर तक एग्जिस्ट करेगी, कैसे एग्जिस्ट करेगी, यानी जबकि उसकी एनर्जी में अनसर्टेनिटी 0 हो। यानी ये डेल्टा टी का इन्फिनिट होना हमें ये बता रहा है कि एनर्जी में अनसर्टेनिटी 0 है, यानी उसकी वैल्यू डेफिनेट है। ये कितनी देर तक ये स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता चल रही है इसकी अनसर्टेनिटी 0 होने से, और अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि ये स्टेट कब तक कितनी देर तक एग्जिस्ट करेगी। सेकंड जो पॉइंट हमें यहाँ से पता चल रहा है वो ये है, क्योंकि डेल्टा टी इन्फिनिट हो गया है तो इन्फिनिट का मतलब है कि फॉर एवर, यानी आपकी जो स्टेशनरी स्टेट है ये फॉर एवर एग्जिस्ट करेगी। और फॉर एवर एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि स्टेशनरी स्टेट की जो एनर्जी वैल्यू है वो डेफिनेट है, क्योंकि उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, और वो फॉर एवर एग्जिस्ट करेगी। इट मीन्स कि वो टाइम पर भी डिपेंड नहीं कर रही, यानी वो यूनिवर्स जब से स्टार्ट हुई है उससे पहले से वो स्टेशनरी स्टेट मौजूद है और ये हमेशा मौजूद रहेगी। तो हम समराइज करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती है टाइम के ऊपर। फिर हमने देखा कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ है ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स वो भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और फिर हमने देखा कि एनर्जी हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू विद नो अनसर्टेनिटी, यानी एनर्जी की डेफिनेट वैल्यू है और वो उसमें कोई एनर्जी में अनसर्टेनिटी नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें हमें बता रही हैं किसके बारे में, स्टेशनरी स्टेट्स के बारे में, कि जो स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं करती, उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फिजिकल पैरामीटर्स की जो है वो भी टाइम पर डिपेंड नहीं करते, और एनर्जी की जो है वो डेफिनेट वैल्यू होती है और उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।